यूट्यूब चैनल संजीत लर्निंग सेंटर के माध्यम से आज मैं आप लोगों को टॉप 135 जीके क्वेश्चन एंड आंसर जो है सो फॉर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए करवा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग जो है सो जरूर एक बार देखें। किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त से होता है। बुद्ध का संबंध किस वंश से था? तो बुद्ध का जो है सो संबंध जो है सो शाक्य वंश से था। ऋग्वेद में किसका इतिहास है? तो ऋग्वेद में जो है सो आर्य जाति का इतिहास है। वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? तो वेद शब्द का अर्थ भी होता है ज्ञान। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो है सो कौन सा है? तो प्रमुख बंदरगाह लोथल एवं सुतकोटदा है। आर्यों को एक जाति के रूप में परिभाषित करने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो मैक्स मूलर थे। सर्वप्रथम कपास के उत्पादन का जो है सो प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता से मिला है। ये हड़प्पा वासियों द्वारा सर्वप्रथम कपास की खेती की गई थी। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? वली। उसको क्या बोलते थे? वली। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? पांचवी जो है सो देखिए 4 बौद्ध संगति जो है सो पहले ही हो चुका था, तो 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था, कन्नौज में किया था। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में। ये बेबीलोन मेसोपोटामिया की सभ्यता में ये शहर था जो अभी इराक में है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी किस वंश के थे? तो ये ज्ञात्रिक वंश के थे, ज्ञात्रिक वंश के। और जैन धर्म अपनाने वाले भारत के प्रमुख शासक कौन थे? तो जैन धर्म अपनाने वाले भारत के शासक थे उदयन, बंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले प्रमुख शासक कौन थे? तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाले प्रमुख शासक थे हर्षवर्धन, अशोक, कनिष्क, बिंबसार, प्रसेनजीत और उदयन। ये उदयन है चंद्रवंशी राजा। वो उदयन तो जो है सो जैन धर्म के थे। जैन धर्म को ये जो है सो अपनाए थे, और ये जो है सो उदयन चंद्रवंशी राजा ये बौद्ध धर्म को अपनाए थे। किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो ये जो है सो इतिहासकार कौन थे? तो ये स्मिथ जो है सो ये चीज बोला था। कनिष्क ने जो ये समुद्रगुप्त जो है सो भारत का नेपोलियन, ये किसने बोला था? इतिहासकार स्मिथ। तो कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर माने पेशावर में, और दूसरा जो है सो मथुरा में बनाई थी। उसके बाद राजा खारवेल का संबंध उड़ीसा के किस प्रदेश से है? तो राजा खारवेल का संबंध उड़ीसा के कलिंग प्रदेश से है। शाहनामा के लेखक कौन थे? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे, जो कि मोहम्मद गजनी के दरबार में रहता था फिरदौसी। और उसी के बारे में, मोहम्मद गजनी के बारे में ही माने उसके आत्मकथा जैसा जो है सो ये शाहनामा जो है सो पुस्तक है, उसी के बारे में पूरा लिखा हुआ है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक था भानुगुप्त। और कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव। यही कुषाण वंश के ही थे कनिष्क। कुषाण वंश के ही थे कौन? तो कनिष्क। हर्षवर्धन जिसे अंतिम हिंदू शासक की संज्ञा दी जाती है, उसे दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने हराया था? तो उसे दक्षिण के चालुक्य वंश के शासक पुलकेशन द्वितीय ने हराया था। ये चालुक्य जो है सो 3 शाखा था, एगो बैगी, एगो बतापी और एगो कल्याणी। तो ये बतापी वाले चालुक्य वंश के शासक पुलकेशन द्वितीय ने इसको हराया था। अब देखिए पुलकेशन द्वितीय की जो है सो राजधानी कहाँ थी? तो बतापी। पुलकेशन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? बतापी। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था उसे क्या कहा जाता है? तो हाइडे स्पीच का युद्ध, या बितस्ता या झेलम का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध, बितस्ता या झेलम का युद्ध। गुजरात में लिपस्टिक, काजल आदि 4 पहियों की गाड़ी का जो है सो पहियों वाली गाड़ी के कहाँ से साक्ष्य मिले हैं? चांद हुदरो से। गुजरात के चांद हुदरो
अथी शहर से जो है सो लिपस्टिक, काजल और 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद पुलकेशन द्वितीय जो है सो वो तो हर्षवर्धन को हराए थे, और पुलकेशन द्वितीय को किसने हराया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, जो पल्लव वंश के शासक थे। और कौन सी नदी चापाकार डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी चापाकार डेल्टा बनाती है? जो है सो पंखा के आकार का, पंखा मतलब जैसे तार का पंखा हम लोग का रहता है, अर्धवृत्ताकार टाइप का जो है ये चापाकार डेल्टा होता है। ये जो है सो कौन कौन सी नदी बना रही है? तो नील नदी, राइन नदी, वांगो नदी, इरावती नदी, डैन्यूब नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिर्फ ये चीज जो है ये हमको याद रखना है, जो चापाकार डेल्टा कौन कौन नदी बनाता है। अब देखिए, नील नदी मिस्र में है, राइन नदी जर्मनी में है, वांगो नदी चीन में है, इरावती नदी जो है सो म्यांमार में है, बोल्गा जो है सो रसिया में है। ये सब जो है सो और देश में भी बहता है, लेकिन मेन रूप से जो है सो रसिया में से होते हुए ज्यादा जो है सो ये सफर तय करता है। डैन्यूब जर्मनी, और सिंधु गंगा, सिंधु जो है सो ज्यादा पाकिस्तान में, थोड़ा भारत में, गंगा ब्रह्मपुत्र ये जो है सो भारत में, और ये बांग्लादेश में भी जो है सो जाता है ब्रह्मपुत्र और ये सब। तो कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा बनाती है? सिर्फ ये नदी कौन सा डेल्टा बनाती है इसके बारे में याद रखना है। तो चापाकार डेल्टा कौन बनाता है? पंजाकार डेल्टा कौन बनाता है? तो पंजाकार मतलब बर्ड्स, मतलब चिड़िया के जो है सो पंजा के जैसे डेल्टा कौन सा बनाता है? तो मिसिसिपी का नदी, मिसिसिपी का नदी। मिसिसिपी नदी जो है सो कहाँ है? तो नॉर्थ अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में है। कौन सी नदी दंताकार डेल्टा बनाती है? तो टाइबर नदी जो है सो इटली में है, ये जो है सो दंताकार डेल्टा बनाती है। ये कौन सा कैसा डेल्टा बनाती है? दंताकार डेल्टा। और कौन सी नदी एस्ट्यूरी बनाती है? तो कौन सी नदी एस्ट्यूरी बनाते हैं? नर्मदा, तप्ती और टेम्स, लंदन। ये एस्ट्यूरी जो है सो इसमें जो है सो इतना न जो है सो धारा का वेग तेज रहता है कि वो अपने जो है सो जितना भी कटाव करके लाता है उसको, मतलब जहाँ जितना जो है सो गहराई शुरू में है उतना ही गहराई अंत में मिलने के समय में भी उसके जो है सो धारा का गहराई जो है सो उतना ही रहता है। तो इसमें क्या होता है? बंदरगाह जो है सो उस टाइप के नदी में बंदरगाह बनाने में सुविधा होता है। तो इसीलिए ये टेम्स, लंदन का जो टेम्स नदी है ये बहुत अच्छा मतलब बंदरगाह जो है सो यहाँ पर बनाया हुआ है लंदन में। तो ये दक्षिण अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या बोलते हैं? दक्षिण अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना बोलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या बोलते हैं? वेल्ड्स। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या बोलते हैं? वेल्ड्स। और दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है? दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है? तो जोहान्सबर्ग को। दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को हीरे का नगर कहा जाता है? तो किम्बरले को। दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को हीरों का नगर बोला जाता है? तो किम्बरले को। सौर मंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो सूर्य को माना जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसको बोलते हैं? अभिनव तारा को। चंद्रमा के सदृश, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा के सदृश मतलब समान दिखाई देने वाला ग्रह है बुध। बुध। यूरोपवासी किस ग्रह को पूजा देवी के रूप में जो है सो करते हैं? पूजा जो है सो देवी के रूप में करते हैं। किस ग्रह को? तो शुक्र ग्रह का। वीनस, वीनस जो है जिसको बोलते हैं वीनस। तो किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र या रात की रानी के नाम से जाना जाता है? तो चंद्रमा को। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र या रात की रानी के रूप में जाना जाता है? तो चंद्रमा को। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। और ये ग्राउंड बैंक, ये मत्स्य पालन के लिए जो है सो बहुत बड़ा केंद्र ये है ग्राउंड बैंक। जिस यहाँ पर बोलेगा ग्राउंड बैंक किस लिए प्रसिद्ध है? तो मत्स्य पालन के लिए। तो यहाँ हम दे दिए हैं कि ग्राउंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका में है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा। और सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। और सभी वायुमंडलीय घटनाएं, सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, तूफान, वर्षा, ये सब जो है सो किस वायुमंडलीय, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ये सब जो है ये हम लोगों का जो है सो वायुमंडल का जो है सो स्तर है।
तो इसमें जो है सो सभी वायुमंडलीय घटनाएं, बादल, आंधी, वर्षा, तूफान, ये सब किस किस मंडल में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। और वायुयान जो उड़ान भरती है वो किस मंडल में? तो वायुयान जो उड़ान भरती है समताप मंडल में। वायुयान जो है सो उड़ान भरती है किसमें? समताप मंडल में। और संचार ग्रह सैटेलाइट जो हम लोगों का रहता है वो किस मंडल में रहता है? तो वो अयन मंडल में। तो देखिए ये सब याद रखिए कि वायुयान जो है सो किस मंडल में उड़ान भरती है? तो समताप मंडल में। और संचार ग्रह सैटेलाइट जो है ये कहाँ पर जो है सो हम लोगों का रहता है? ये संचार जो हम मोबाइल तोबाइल का जो उपग्रह सैटेलाइट जो दिए हुए हैं ये किस में रहता है? तो अयन मंडल में रहता है। मुख्य रबी फसल कौन सा? मुख्य रबी फसल वो होता है जो आपको जो है सो अक्टूबर नवंबर या आधा ये जो है सो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच जिसका बुआई हो जाता है, या दिसंबर तक भी बुआई हो जाता है। और उसका कटनी जो है सो अप्रैल जो है सो 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक जो है सो जिसका होता है वो जो है सो रबी फसल होता है। और वो रबी फसल कौन सा है? तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, तोरी, मसूर, बहुत सारी ये जो है सो ऐसा है जो कि रबी फसल है। ये समझ जाइए कि उस समय में जिसका बुआई होता है और उस समय में जिसका कटनी होता है वो हो जाता है क्या? तो रबी फसल हो जाता है। अभी तो देखिए जैसे सभी तरह के फसल सभी अथी में हो जाता है, जैसे मक्का उक्का, मक्का जो है सो हम लोगों का रबी में भी होता है। तो इसीलिए लेकिन उसको अभी भी खरीफ फसल में मक्का को लिया जाता है। बाजरा, मक्का, ज्वार, तिलहन, धान, ये सब जो है सो खरीफ फसल में। तो खरीफ फसल जो है सो हम लोगों का क्या होता है? तो मेन रूप से धान को समझिए, ज्वार, बाजरा ये सब समझिए कि ये जो है सो आपको जून जुलाई में जो है सो इसका जो है सो बुआई माने रोपनी होता है, बुआई हो जाता है। और ये जो है सो अक्टूबर नवंबर तक जो है सो इसका जो है सो नवंबर तक जो है सो इसका आपका जो है सो कटनी हो जाता है। तो यही है खरीफ फसल। और नगदी फसल में तो आलू, मूंगफली, गन्ना जो है सो प्याज, बहुत तरह का है, जूट, ये सब जो है सो नगदी फसल जिससे हमको तंबाकू, जिससे जिसको बेचने से हमको उच्च माने जो है सो पैसा वसूला जा सके, वो जो है सो हम लोगों का नगदी फसल है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। नावा सोवा जिसको बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, जिसको नया स्टाइल में बनाया है, नावा सोवा बंदरगाह बोलते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम। लानोज कहाँ के घास के मैदान को कहते हैं? तो लानोज जो है सो वेनेजुएला एवं कोलंबिया के घास के मैदान को लानोज कहते हैं। लानोज कहाँ के घास के मैदान को बोलते हैं? तो वेनेजुएला और कोलंबिया के घास के मैदान को लानोज बोलते हैं। प्रेरीज कहाँ के घास के मैदान को बोलते हैं? तो प्रेरीज मतलब उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कनाडा, ये जो है सो कनाडा और भी चीज है जो उत्तरी अमेरिका में ये मेन रूप से जो होता है उसको जो है सो प्रेरी घास के मैदान को बोलते हैं। उत्तरी अमेरिका। पंपास में जो है सो दक्षिणी अमेरिका, अर्जेंटीना और भी जो है सो ब्राजील, ये सब में जो है सो जो घास का मैदान है उसको जो है सो पंपास के रूप में बोलते हैं। या सो जो दक्षिण अमेरिका दे देगा तो दक्षिण अमेरिका। ये जैसे अच्छी है क्या कहते हैं अर्जेंटीना, ये तो दक्षिण अमेरिका क्या है? ये हम लोगों का क्या है? महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो पूरे महाद्वीप में जो ये हम लोगों का जो है सो कंट्री है उसको जो है सो हम अर्जेंटीना हो चाहे ब्राजील हो, इधर कनाडा हो, जो भी हो, तो इसको जो है सो हम लोग बोलते हैं। अब देखिए इसमें आपका जो है तो प्रेरी जो है सो हो गया क्या? उत्तरी अमेरिका। पंपास हो गया दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका प्रेरी जो पंपास हो गया दक्षिणी अमेरिका। अब देखिए डाउन्स जो है सो, डाउन्स कहाँ के घास के मैदान को बोलते हैं? तो डाउन्स जो है सो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या बोला जाता है? डाउन्स बोला जाता है। और स्टेपीज कहाँ के घास के मैदान को बोला जाता है? तो एशिया और यूरोप के घास के मैदान को क्या बोला जाता है? स्टेपीज। और भारतीय बजट को जो है सो क्या कहा जाता है? भारतीय बजट को क्या कहा जाता है? या बोलेगा कि मानसून का जुआ। कहाँ के बजट को मानसून का जुआ बोला जाता है? तो भारतीय बजट को ही मानसून का जुआ, या भारतीय बजट को क्या बोला जाता है? तो मानसून का जुआ। अगर मानसून अच्छा है तो बजट अच्छा बनेगा, अगर मानसून खराब है तो बजट जो है सो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। इसीलिए ये मानसून पर निर्भर करता है। भारत का बजट मानसून पर निर्भर करता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? प्रथम पंचवर्षीय योजना ये जो है सो प्रथम
हेरोड डोमर मॉडल पर। ये जो बनाता है ना, जो मेन रूप से जो भी विद्वान अर्थशास्त्री इसको बनाता है, उसी के नाम पर इसको रखा जाता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? तो हेरोड डोमर मॉडल पर। और ये इसमें किसका प्रधानता था? तो कृषि पर इस पर विशेष जोर दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? महालनोबिस मॉडल पर। महालनोबिस साहब अर्थशास्त्री साहब ये बनाए थे, इसीलिए महालनोबिस मॉडल पर। और इसमें जो है सो आपको उद्योग पर बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर बल दिया गया था? उद्योग पर बल दिया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? गॉडगिल प्लान। गॉडगिल प्लान। चौथी पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? गॉडगिल प्लान। और पांचवी पंचवर्षीय योजना के रूपरेखा को किसने तैयार किया था? तो डीपी धर ने। पांचवी पंचवर्षीय योजना को किसने तैयार किया था? डीपी धर ने। बोले ना, जो अर्थशास्त्री वो बनाएगा उसी के नाम पर होगा, डीपी धर ने। छठी पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? रोलिंग प्लान। छठी पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? रोलिंग प्लान। और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है की स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल 1988 ईस्वी में। अप्रैल 1988 ईस्वी में सेबी की स्थापना हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक है, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन था? पंजाब नेशनल बैंक। अब देखिए, भारतीय बेरोजगारी की प्रकृति क्या है? तो संरचनात्मक है। भारतीय बेरोजगारी की प्रकृति कैसा है? तो संरचनात्मक है। और केंद्र और सरकार के बीच, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो है सो राजस्व विवरण का कार्य कौन सा आयोग करता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच राजस्व विवरण का कार्य कौन सा जो है सो आयोग करता है? तो वित्त आयोग, वित्त आयोग। उसके बाद सफेद सोना किसे कहते हैं? सफेद सोना किसको बोलते हैं? कपास को। सफेद सोना किसको बोलते हैं? कपास को। और केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला स्थित है। केंद्रीय एग मार्क जो माने अच्छा चीज, मतलब एकदम शुद्ध चीज रहता है, उस पर एग मार्क लगाया जाता है। तो ये जो है केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नागपुर में है। और बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? तो रिजर्व बैंक को, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। और शब्द तेजरिया और मंदरिया का संबंध किससे है? शब्द तेजरिया और मंदरिया का संबंध किससे है? तो स्टॉक एक्सचेंज से। शब्द तेजरिया और मंदरिया का संबंध किससे है? तो स्टॉक एक्सचेंज से है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। बहुत ज्यादा दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। प्रकाश वर्ष में, प्रकाश लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। प्रकाश वर्ष माने लाइट ईयर मात्रक है किसका? तो दूरी का। और 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग का। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग का। उसके बाद जो है सो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10⁵ डाइन का। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। और 1 अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? तो 1 अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। 1 अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। 1 अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। उसके बाद जो है सो 1 अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? 746 वाट के। और समुद्री दूरी मापने का मात्रक है। समुद्री दूरी मापने का मात्रक क्या है? नॉटिकल मील। 1 अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? 746 वाट। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10⁵ डाइन। और 1 जूल किसके बराबर होता है? 10⁻7 अर्ग। समुद्री दूरी मापने का मात्रक है नॉटिकल मील। समुद्री जहाज की गति का मात्रक है नॉट। समुद्री जहाज की गति का मात्रक है नॉट। और हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो पास्कल के नियम पर। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर स्केल से। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रिक्टर स्केल से। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो पास्कल के नियम पर। दाब का मात्रक है पास्कल। और द्रव प्रवाह मापने का मात्रक है क्यूसेक। देखिए, बाढ़ उठ जब आता है तो उसका गति जो रहता है उसको किससे मापा जाता है? क्यूसेक। तो द्रव प्रवाह मापने का जो है सो मात्रक क्या है? क्यूसेक। और समुद्र की गहराई मापने का मात्रक है फैदम। समुद्र की गहराई मापने का मात्रक है फैदम। और रॉकेट कार्य करता है किस पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट किस पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। और 1 मोल या चाहे एवोगाड्रो संख्या, बोलेगा 1 मोल या एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होता है? 1 मोल या एवोगाड्रो संख्या।
एक मोल या एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होता है? तो 6.023 गुने 10⁻23। एक मोल एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होता है? 6.023 गुने 10⁻23। और सबसे कठोर धातु है, सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम। देखिए बोलेगा सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा बोलिएगा। और सबसे कठोर धातु बोलेगा, सबसे कठोर धातु बोलेगा तो क्या बोलिएगा? सबसे कठोर धातु बोलेगा तब बोलिएगा आपको जो है सो प्लेटिनम। और सबसे कठोर पदार्थ बोलेगा तो हीरा। गोबर गैस या बायोगैस का प्रमुख घटक है मीथेन। गोबर गैस या बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? मीथेन। और कच्चे फल को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? कच्चे फल को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस। कच्चे फल को पकाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस। और एलपीजी, एलपीजी गैस में जो है सो गंध के लिए, ये जो हम लोगों का रसोई वाला गैस एलपीजी है, इसमें गंध किसके कारण रहता है? तो मिथाइल मरकप्टेन, मिथाइल मरकप्टेन के कारण। ये जो है सो मिथाइल मरकप्टेन जो है सो किसका यौगिक है? तो सल्फर का यौगिक है। लोहा को इस्पात में बदलने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? लोहा को इस्पात में बदलने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? निकिल मिलाया जाता है। लोहा को इस्पात में बदलने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? निकिल मिलाया जाता है। प्याज एवं लहसुन में गंध होता है, प्याज एवं लहसुन में गंध होता है सल्फर के कारण। प्याज एवं लहसुन में गंध होता है सल्फर के कारण। और आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है तो किस पर आधारित है? तो ये परमाणु क्रमांक पर, परमाणु संख्या पर आधारित है। और ये मौसले के जो है सो नियम पर है। ये मौसले के नियम, मौसले जो बनाए हैं ये परमाणु क्रमांक के आधार पर जो है सो आवर्त सारणी को बनाया है। और सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? तो किए थे बहुत वैज्ञानिक, लेकिन मेन रूप से जो है सो मेंडलीफ का जो है सो बहुत हद तक सही रहा था, जो परमाणु भार के आधार पर बनाया था। लेकिन आधुनिक जो परमाणु आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो मौसले के अनुसार है और वो परमाणु क्रमांक के आधार पर है, परमाणु संख्या के आधार पर है। और मेंडलीफ का जो है आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु भार पर आधारित है। तो सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर किया था। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। और कोशिका का ऊर्जागृह, कोशिका का ऊर्जागृह किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को। और ये आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। लेंस का निर्माण किस कांच द्वारा होता है? लेंस का निर्माण किस कांच द्वारा होता है? तो लेंस का निर्माण जो है सो मुख्यतः क्राउन कांच और फिलंट कांच। देखिए इसमें अगर आपको क्राउन कांच या फिलंट कांच कोई एक भी दिया रहेगा तो आंसर दे दीजिएगा, नहीं दोनों रहेगा तो ठीक है। और ये तो अभी वर्तमान समय में क्वार्ट्ज, क्रिस्टल और एक्रिलिक, एक्रिलिक जो है सो प्लास्टिक का भी उपयोग किया जाता है लेंस बनाने में। क्वार्ट्ज, क्रिस्टल और एक्रिलिक, एक्रिलिक प्लास्टिक का भी उपयोग किया जाता है जो है सो लेंस बनाने में। देखिए लेंस में जो है सो कांच के रूप में अगर बोलेगा तो क्राउन कांच और फिलंट कांच जो है सो है आंसर। और अगर बोलेगा पूरा कि कौन कौन सा जो है सो सामान माने लेंस का निर्माण में किस किस चीज का उपयोग होता है, तो ये सब होगा क्राउन कांच, फिलंट कांच, क्वार्ट्ज, क्रिस्टल और एक्रिलिक प्लास्टिक का भी उपयोग किया जाता है। अब देखिए 3D फिल्म देखने के लिए कौन से चश्मे का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए सिर्फ देगा चश्मा का नाम तो पोलेरोइज्ड, पोलेरोइज्ड लेंस, पोलेरोइज्ड लेंस या LCD चश्मे का प्रयोग किया जाता है 3D फिल्म को देखने के लिए। पोलेरोइज्ड लेंस या LCD जो है सो चश्मे का प्रयोग किया जाता है 3D फिल्म देखने के लिए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो है सो मुख्यालय जो है सो कहाँ है? क्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा में है। जो जेनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। अब देखिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम सारा हम लोगों का सारा सैटेलाइट जो है सो यहीं से छोड़ा जाता है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये जो है सो कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। ये त्रिवेंद्रम भी देगा तो कोई बात नहीं, ये कहाँ है? तो केरल में। तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम ये कहाँ है? केरल की राजधानी है। और यहीं पर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। देखिए सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? सलारगंज संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में है। सलार जंग
सलार जंग संग्रहालय कहाँ है? सलार जंग संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में है, और ये अभी जो है सो तेलंगाना की जो है सो राजधानी है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो पणजी, गोवा में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी, गोवा में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक जो है सो उड़ीसा में। अब देखिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को इसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। का मुख्यालय कहाँ है? कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी बोल देता है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। जो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। पन्नालाल घोष और हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पन्नालाल घोष और हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध जो है सो बांसुरी से है, बांसुरी से। पन्नालाल घोष और हरि प्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? बांसुरी वादक हैं ये। आदि ग्रंथ के रचयिता कौन थे? आदि ग्रंथ के रचयिता ये सिख धर्म से है, ये गुरु अर्जुन देव जो है सो इसके रचयिता हैं। आदि ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो गुरु अर्जुन देव है। लीलावती, लीलावती पुस्तक का संबंध, ये वैदिक काल का जो है सो पुस्तक है, लीलावती पुस्तक। इसका संबंध जो है सो किस विषय से है? तो ये गणित से है। लीलावती पुस्तक का संबंध किस विषय से है? तो गणित से है। ये वैदिक सभ्यता का जो है सो पुस्तक है। फुटबॉल मैच की सामान्य समय विधि कितनी होती है? समयावधि। फुटबॉल मैच में कितना समय लगता है? मतलब तो 90 मिनट लगता है, जिसमें मेन 60 मिनट लगता है और 30 मिनट जो है सो इधर जो है सो हाफ, मतलब ये जो है सो इधर उधर के टाइम में इसको लगता है। मेन मतलब टोटल कितना? तो 90 मिनट। फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? तो 90 मिनट। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबिदीन को। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबिदीन, जैनुल आबिदीन को। अब संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? संगम काल में तमिलनाडु, ये है तमिलनाडु के तरफ का है, मतलब राजा सब के जन्मदिन को क्या बोला जाता था? पेरुनल। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? पेरुनल। अब लाई जनजाति का निवास क्षेत्र किस देश में है? तो लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो म्यांमार में है, म्यांमार में, बर्मा, म्यांमार में। और 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामर्स्टन, लॉर्ड पामर्स्टन। और भारत के संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत के संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत के संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। अब देखिए, मैकियावेली के प्रसिद्ध पुस्तक, मैकियावेली के प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस की जो है सो तुलना भारत के किस पुस्तक से किया जाता है? मैकियावेली के प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस की तुलना भारत के अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जिसके रचयिता कौन थे? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किया जाता है। तो मैकियावेली के प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस की तुलना भारत के किस पुस्तक से किया जाता है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक से किया जाता है। ये समझिए पुस्तक नहीं है, ये ग्रंथ है। ये जो है ग्रंथ है, इसको पुस्तक नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्रंथ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ग्रंथ से इसका किया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में जो है सो टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है सो टाइलिन पाया जाता है। अब देखिए, ओस्टोमेलेशिया, ओस्टोमेलेशिया जो है नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ओस्टोमेलेशिया नामक रोग जो है तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? सूर्य से, जिसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। तो ओस्टोमेलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है नेफोमीटर। बादलों की दिशा एवं गति को नापने वाला यंत्र कौन सा है? नेफोमीटर। बादलों की दिशा एवं गति को नापने वाला यंत्र कौन सा है? नेफोमीटर। और बाबू बुदन, बाबा बुदन, बाबू बुदन है, बाबा बुदन की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो बाबा बुदन की पहाड़ियां स्थित है केरल कर्नाटक में। बाबा बुदन की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। बाबा बुदन की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ियां किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए है। यह कहाँ है? तो कर्नाटक में है, और ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? सिकंदर के आक्रमण के समय
नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो घनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का संस्थापक कौन था? घनानंद। और भारत के बर्डमैन के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के बर्डमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली। सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली, इसका पूरा नाम है एकदम, और इसको वैसे सलीम अली के नाम से ये प्रसिद्ध है। सलीम अली, सलीम अली, भारत के वर्डमैन सलीम अली, और इसका पूरा नाम है सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली। और कार्ल मार्क्स किस देश के महान दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री तथा वैज्ञानिक समाजवाद थे? तो ये जर्मनी के। ये इसी कार्ल मार्क्स का जो है पुस्तक कौन सा है? दास कैपिटल। इसी कार्ल मार्क्स का पुस्तक कौन सा है? दास कैपिटल। और लैंप वाली महिला के नाम से कौन जानी जाती है? लैंप वाली महिला के नाम से कौन जानी जाती है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। यह जो है सो इनका संबंध क्रीमिया युद्ध से है, जिसमें घायल व्यक्ति को ये जो है सो बहुत सेवा किया था। राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है? राजा रवि वर्मा का संबंध है चित्रकारी से। राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है? चित्रकारी से। त्रावणकोर के राजा थे, जो केरल में पड़ता है अभी। ये देखिए जैमिनी राय, ये राजा रवि वर्मा, ये सब कौन था? चित्रकारी। मकबूल फदा हुसैन, ये जो है सो माधुरी दीक्षित के बहुत ही फैन थे। ये भी बहुत ही चित्रकार के रूप में उसका बहुत सा जो है सो फोटो बनाया था, मकबूल फिदा हुसैन। तो उस सबका नाम याद रखिएगा। जीने की कला, जीने की आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक और प्रचारक कौन थे? तो ये है श्री श्री रविशंकर। ये आध्यात्मिक गुरु हैं। जीने की कला या आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक और प्रचारक कौन थे? तो आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर। और फारसी धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सा है? फारसी धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सा है? तो जंद अवस्था, जंद अवस्था। फारसी धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सा है? जंद अवस्था। और हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होगा? तो 200 मिलीग्राम। ये 1 कैरेट हीरे का हो, सोने का हो, इसका जो है तो क्या होता है? तो 200 मिलीग्राम। 1 कैरेट किसके बराबर होता है? 200 मिलीग्राम के बराबर। किसको भूरा कोयला कहते हैं? किसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? तो लिग्नाइट को। लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला बोला जाता है। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो V - U/T। ये V क्या है? तो अंतिम वेग। U क्या है? तो शुरू का वेग। और T क्या है? समय। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए अंतिम वेग में से शुरू का वेग घटाइएगा और T से डिवाइड कर दीजिएगा, तो एक्सेलरेशन मतलब आपको A निकल जाएगा। वेग, पृथ्वी का पलायन वेग का मतलब क्या हो गया? कि पृथ्वी को पृथ्वी से किसी भी चीज को अगर ऊपर फेंकेंगे किस वेग से? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग मतलब क्या? यहां से किसी भी वस्तु को अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से अगर हम भेजते हैं ऊपर की ओर, तो वो कभी जो है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो है सो चला जाएगा ऊपर। वो फिर जो है सो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण भी जो है सो वो नीचे नहीं आ पाएगा। तो यही है। आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो सिर्फ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक लिख दीजिएगा। और इसको हम समझाए हैं कि पलायन वेग क्या होता है। ये जो है सो स्केप वेलोसिटी, इसको पलायन वेग को क्या बोलते हैं? स्केप वेलोसिटी। ये जो है सो पृथ्वी का पलायन वेग इतना होता है। अब देखिए, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारने पर अधिकतम दूरी तय करेगा? ये क्रिकेट का गेंद ही नहीं, किसी भी अगर हाथ से भी अगर किसी वस्तु को अगर 45 क्षितिज से 45 डिग्री के कोण पर अगर भेजेंगे तो वो अधिकतम दूरी तय करेगा। ये क्षितिज से सिर्फ 45 डिग्री के कोण पर उसको जो है सो फोर्स करना चाहिए, वो अधिकतम दूरी तय करेगा। तो क्रिकेट की गेंद भी हो तो उसे भी 36 डिग्री से 45 डिग्री कोण पर अगर मारेगा तो वो अधिकतम दूरी तय करेगा। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड होता है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और वहीं पर प्रकाश का वेग जो है सो इससे कितना गुना ज्यादा होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसीलिए जो है सो जब बिजली चमकता है आकाश में और ठनका, जिसको बोलते हैं कि गर्जना, वो जो है सो पहले क्या होता है? बिजली की जो है सो चमक हमको दिखाई देता है, उसके बाद जो है सो गर्जन जो है सो सुनाई देता है। इसी कारण से ये ध्वनि की चाल जो है सो प्रकाश के चाल से बहुत कम है। उसका ये ध्वनि का चाल कितना है? 330 मीटर प्रति सेकेंड। और प्रकाश का वेग कितना है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए, तरंग का वेग अगर v रहे, आवृत्ति n रहे तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा रहे, तो कौन सा संबंध बनेगा? v = n लैम्डा। ये सूत्र होता है v = n लैम्डा। अब देखिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? या तो 17 मीटर होना चाहिए या
56 फीट होना चाहिए। यह सिनेमा हॉल हो या बड़ा सा हॉल हो, या आप जो है सो किसी गाछी बिरछी में जाइएगा, आवाज दीजिएगा तो उस तरह से आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगा। तो कम से कम जो है सो बोलने वाले और वो परावर्तक सतह जहां वो टकराएगा उसके बीच की दूरी कम से कम या तो 17 मीटर होना चाहिए या 56 फीट होना चाहिए। तो इसी के साथ हम लोगों का ये सेट 135 क्वेश्चन आंसर का सेट ये जो है सो यहीं पर खत्म होता है। आप लोगों को जो है सो इसे जो है सो थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ के इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, और हम भी आपको अगला वीडियो फिर लोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल संजीत लर्निंग सेंटर को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।